हाँ जी, राधे राधे आप सभी को। चलिए आज की क्लास के अंदर हम राजस्थान की ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं। और आज से डेली जो है हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास जो है वो आने वाली है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस की। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एकदम सही जगह पर हैं। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके दो फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वाला जो सिलेबस और सेकंड जो उसके पीवाई के होते हैं। घबराने की चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सिलेबस और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासें लगाने वाले हैं। आपको पीवाईक्यू मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और हम यहाँ पर जो है सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ जो हर एक टॉपिक को ढंग से कवर करेंगे। मानक पुस्तकों पर आधारित जो है वो हमारा कंटेंट होने वाला है। हमारा सबसे पहला है सामान्य भूगोल। राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस के अंदर सामान्य भूगोल नाम का एक टॉपिक है, जिसके अंदर हम कई सारे टॉपिक को जो है वो कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में, फिर पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम राजस्थान की भौतिक प्रदेश, और उसके बाद में राजस्थान की जो है वो जलवायु। हम राजस्थान के सामान्य बेसिक ज्योग्राफी जो है वो हम राजस्थान के जो सामान्य जानकारी जो उसके अंदर हम 4 टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। पहला राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान की जलवायु। ये 4 टॉपिक जो है वो हम राजस्थान सामान्य ज्योग्राफी के अंदर हम कवर करने वाले हैं। अगला टॉपिक है हमारा जलीय भूगोल। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि राजस्थान के जलीय भूगोल के अंदर हम कई सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट वाला टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान की जो है अपवाह तंत्र, अथवा जो जितनी भी जो नदियां हैं उनके बारे में, अपवाह तंत्र अथवा नदियों के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं उसके बाद की जो अगला जो टॉपिक है वो है झीलें। झीलों के बाद में अगला जो टॉपिक है वो है सिंचाई। फिर जल संरक्षण तकनीक के बारे में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता चल गया होगा कि हम जो है वो एक टॉपिक यानी जलीय ज्योग्राफी, जलीय भूगोल जो है वो उसके अंदर हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट वाला है राजस्थान के अंदर जो है वो अपवा तंत्र अथवा नदियां, सेकंड वाला है झीलें, थर्ड वाला है अपने और सिंचाई, और फोर्थ वाला है जलीय संरक्षण की जो तकनीकें हैं उसके बारे में। उसके बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल के अंदर हम पढ़ेंगे मिट्टी, राजस्थान के अंदर की भी कौन कौन सी मिट्टी जो है वो किस किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। लाल बलुआ मिट्टी ये कहाँ कहाँ जो है पाई जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे खनिज, तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों के बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में फिर पढ़ेंगे हम वनस्पति के बारे में कि राजस्थान के अंदर कैसे वनस्पति है, कैसे पेड़ पौधे हैं। फिर पढ़ेंगे हम वन्य जीव और जैव विविधता के बारे में। ये बात ध्यान रखना कि हम जो हो खनिज भूगोल या संसाधन भूगोल के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे हम मृदा, मृदा या फिर मिट्टी, और सेकंड वाला चैप्टर जो है वो हम करेंगे खनिज, धात्विक और अधात्विक। फिर पढ़ेंगे हम वनस्पति, फिर वन्य जीव और जैव विविधता। ये 4 टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं वो संसाधन ज्योग्राफी अथवा संसाधन भूगोल में। अगला है आर्थिक भूगोल, जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर हम कृषि और पशुपालन के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे राजस्थान के उद्योगों के बारे में, हम जानेंगे ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर पर्यटन के बारे में। तो आपको मेरे द्वारा बताए गए सिलेबस के जो टॉपिक है वो एक बार आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए होंगे तो एक बार देख लो आर्थिक भूगोल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो कृषि पशुपालन, फिर उद्योग, उद्योग के बाद में अपने जो है वो ऊर्जा, ऊर्जा के बाद में हो जाएंगे अपने जो पर्यटन है वो वाला। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें सिलेबस याद होना जरूरी है। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और सिलेबस मैं याद करवा दूंगा तुम्हें, बस यहीं पे क्लास के अंदर ही हम सिलेबस याद कर लेंगे। सिलेबस याद करने के साथ साथ जो है हम बाकी जो मटेरियल जो पढ़ रहे हैं, बाकी जो हमारी क्लासें चलेगी, हमारा पूरा पूरा फोकस ये रहेगा कि हम जो मटेरियल है वो क्लास के अंदर ही लर्न कर लें, यानी घर पे जाने के बाद में हम पर जो है वो बर्डन ना रहे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने जाना था उसका नाम था सामान्य भूगोल अथवा सामान्य ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वाला होगा राजस्थान की उत्पत्ति, फिर सेकंड वाला राजस्थान की स्थिति और विस्तार, थर्ड वाला राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और फोर्थ वाला हो जाएगा राजस्थान की जलवायु। सेकंड जो है वो चैप्टर है अपना जो होने वाला है वो जलीय भूगोल। जलीय भूगोल नाम नाम बोलो सारे, जलीय भूगोल। और जलीय भूगोल के अंदर हम कई सारे टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वाला टॉपिक जो हमारा होगा
उसका नाम होगा अपवाह तंत्र अथवा नदियां। सेकंड होगा अपने झीलें। थर्ड वाला होगा अपने सिंचाई और फोर्थ वाला है जल संरक्षण की तकनीक। देखो बड़े बड़े हम दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, एक सामान्य राजस्थान की ज्योग्राफी या सामान्य परिचय, और उसके बाद में सेकंड वाला हो जाएगा जलीय भूगोल। थर्ड वाला अपने संसाधन भूगोल, जिसके अंदर हम चार टॉपिक वापस कवर करने वाले हैं, और उन चारों के नाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मृदा है, उसके बाद में खनिज है, धात्विक और अधात्विक, ये ध्यान रखना, धात्विक और अधात्विक। थर्ड वाला होगा अपने और राजस्थान की वनस्पति। फोर्थ वाला है वन्य जीव और जैव विविधता। ये चार टॉपिक हम किस में कवर करने वाले हैं, तो संसाधन भूगोल के अंदर कवर करने वाले हैं। अगला जो फोर्थ वाला और लास्ट हमारा जो चैप्टर है, उस लास्ट वाले चैप्टर का नाम है जो आर्थिक भूगोल, जिसके अंदर हम सबसे पहला जो चैप्टर वो करते हैं हम जो कृषि और पशुपालन। सेकंड वाला फिर हम करते हैं उद्योग। थर्ड वाला ऊर्जा, जो कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और फोर्थ और लास्ट टॉपिक हमारा होगा पर्यटन। आई होप तुम्हारे सिलेबस जो है वो याद हो गया होगा। नहीं भी हो गया होगा तो एक बार में वापस लास्ट से हम रिवीजन कर रहे हैं सिलेबस का। देखो सिलेबस याद करना वास्तव के अंदर बहुत एक और मतलब चैलेंजिंग पॉइंट है, पर हमें याद करना है ताकि इन फ्यूचर जब भी हम कोई दूसरा सोर्स कहीं से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो हमें पता चल जाए कि भी वनस्पति नाम का कोई टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है और उसके अंदर थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां दो ज्यादा फैक्ट जो है वो हमारे काफी ज्यादा जो है वो यूजफुल हो जाएंगे। तो लास्ट से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल का लास्ट टॉपिक है वो है अपने पर्यटन। पर्यटन से पहले ऊर्जा, जो कि परंपरागत और गैर परंपरागत। उससे पहले उद्योग, और उद्योग से पहले कृषि और पशुपालन। उससे उसके बाद में जो है वो आर्थिक भूगोल के से जो सेकंड लास्ट वाला जो चैप्टर है, उसका नाम है अपने संसाधन भूगोल। इसका लास्ट पॉइंट अथवा लास्ट जो चैप्टर है, उसका नाम है वन्य जीव और जैव विविधता। सेकंड लास्ट है वनस्पति। थर्ड लास्ट अपना जो है, और या फिर थर्ड लास्ट जो अपना है, उसका नाम है खनिज। कौन कौन से, धात्विक और अधात्विक। और फर्स्ट वाला चैप्टर है, उसका नाम हो जाएगा अपने और मिट्टी। क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो ये हम टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम जलीय भूगोल की अगर हम बात करें, तो जलीय भूगोल के अंदर चार टॉपिक है। सबसे लास्ट वाला है जल संरक्षण की तकनीक। फिर सेकंड लास्ट जो है वो अपने हो जाएगा और सिंचाई। फिर थर्ड लास्ट वो हो जाएगा अपने और जिले। और फर्स्ट वाला जो हो जाएगा वो अपवाह तंत्र अथवा नदियों के बारे में होने वाला था। फर्स्ट वाला राजस्थान का परिचय के अंदर हम सबसे फोर्थ वाला पढ़ते हैं जलीय भूगोल, सॉरी जो राजस्थान की जलवायु। फिर थर्ड वाला हो जाएगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सेकंड वाला राजस्थान की जो है वो राजस्थान के उत्पत्ति, उस फर्स्ट वाला। और राजस्थान की स्थिति और विस्तार सेकंड वाले हो जाएंगे। आई होप तुम्हें सिलेबस याद हो गया होगा। सिलेबस अगर आपको ढंग से याद हो गया होगा, सिलेबस अगर आपके एकदम ढंग से कवर हो गया होगा, तो आगे वाले चैप्टर पढ़ने में हमें काफी सारी आसानी रहती है। इसके साथ साथ जब ढंग से आप सिलेबस कवर कर लेते हो, तो वो जो टॉपिक है वो आप आसानी से पढ़ पाते हो, और आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी कोई टॉपिक चल रहा होता है तो तुम्हें लगता है कि भी एक टॉपिक हो गया हमारा, तो आप थोड़ा जो आपका मोरल जो है वो हाई होता है, मोरल डाउन नहीं होता है। तो कई बार स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम जो है वो सुनने को मिलती है कि जब भी पढ़ रहे होते हैं तो या तो उनको उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट के अंदर, या फिर पढ़ रहे होते हैं तो उनका फिर माइंड जो है वो दूसरी जगह जो है वो माइंड भटकता रहता है। तो सबसे अच्छी जो बात है वो यही है कि अगर आप पढ़ रहे हो, ढंग से पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस का जो होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो, एलडीसी, पटवार, रीट फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस तक की भी तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपके पास सिलेबस होना जरूरी है। आप फिर उस सिलेबस को पढ़िए। आप जो भी कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिलेबस के आप उस सब्जेक्ट के टॉपिक देखिए कि भी इस सब्जेक्ट के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक होंगे, कैसे कैसे हम उन टॉपिकों को पढ़ेंगे, और कितना टाइम हमें जो है वो लगने वाला है। इसका ये जो सिनेरियो जो है वो रहता है, सबसे पहले हम एक बार मैं वापस मैं चाहता हूं कि मैं एक बार और आपका जो सिलेबस का रिवीजन करवाऊं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी क्लास 5 मिनट से अगर 7 मिनट हो जाए, या फिर मैं यूं कहूं कि 35 से 40 से 45 मिनट से अगर 50 मिनट तक की भी हो गई, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि आपके जो है वो जो टॉपिक जो है वो आपके माइंड में आने जरूरी है कि भी कौन कौन से टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं,
किस आधार पर हम पढ़ाई करेंगे, कौन कौन से टॉपिक जो है वो जिनसे सवाल ज्यादा बनते हैं, कौन से जिनसे सवाल कम बनते हैं, वो तमाम बातें हम जानेंगे। तो चलिए सब फटाफट से हम जो एक बार और मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। सबसे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले वाला जो होगा उसका नाम होगा राजस्थान की उत्पत्ति, सेकंड होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश, थर्ड वाला होगा अपने राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार, फोर्थ वाला होगा राजस्थान की जलवायु। ये ध्यान रखना, जब मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें मैं बताऊंगा कि देख लो अब राजस्थान की स्थिति और विस्तार शुरू हो रही है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार कंप्लीट हो जाने के बाद हम अब शुरू कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु। तो मैं एक एक टॉपिक पर एकदम ढंग से प्रकाश डालकर आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद के अंदर अगला जो है वो हमारा अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है जलीय भूगोल, जिसके अंदर हम 4 टॉपिक जो है वो छोटे छोटे जो है वो पढ़ने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट वाला चैप्टर जो है उसका नाम है राजस्थान के अंदर जो है राजस्थान का अपवाह तंत्र, तो या राजस्थान की जो नदियां। फिर सेकंड वाला है राजस्थान की झीलें, थर्ड वाला है राजस्थान के अंदर सिंचाई, और फोर्थ वाला है राजस्थान के अंदर जल संरक्षण तकनीक। अगला जो चैप्टर जो होने वाला है, मैंने आपको बताया था अगला चैप्टर होने वाला है अपने जो संसाधन भूगोल, जिसके अंदर एक नंबर हम पढ़ते हैं मृदा या मिट्टी, सेकंड वाला हो जाएगा अपने खनिज, धात्विक और अधात्विक, थर्ड वाला जो अपना चैप्टर होगा उसका नाम होगा राजस्थान की वनस्पति, फोर्थ वाला होगा राजस्थान की जो वन्य जीव और जैव विविधता। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है वो होगा अपना आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंदर हम कई सारे टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। पहला होगा हमारा कृषि या फिर पशुपालन, सेकंड वाला होगा उद्योग, थर्ड वाला होगा ऊर्जा परंपरागत या गैर परंपरागत, और लास्ट का जो अपना जो जो चैप्टर या फिर जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा पर्यटन। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, अब हम जो है वो शुरुआत करने वाले हैं सामान्य जियोग्राफी के पहले चैप्टर राजस्थान की उत्पत्ति से। हम जो फर्स्ट वाला जो है वो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति से। तो जाहिर सी बात है कि आज ये उत्पत्ति वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे, या फिर जितना होगा उतना हम फटाफट से कवर करने का प्रयत्न जो है वो करते। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा राजस्थान की उत्पत्ति। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो एक मैं बात बता देता हूँ। एक कोई जो भूगोल वेता हुआ करते थे, ये बात ध्यान रखना कि जो इतिहास का ज्ञाता होता है उसे कहते हैं इतिहासकार। जो भूगोल का जानकार होता है, अच्छा जानकार होता है, जिसने पीएचडी वगैरह कर रखी है, उसे हम कहते हैं भूगोल वेता। याद रह जाएंगे ना। तो एक भूगोल वेता है जिनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? एल्फ्रेड वेगनर। ये जो बंदा हुआ करता था, इस बंदे ने एक थ्योरी दी है। क्या है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग? तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस बंदे ने ये कहा है कि पहले पूरी दुनिया के अंदर आज आप जितने भी महाद्वीप, जितने भी महासागर है ना, तो 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के नाम सुनते हो, किसी टाइम में ये एक ही हुआ करते थे। जैसे मैं अभी जो आपको समझा रहा हूँ एक डायग्राम बना के, जैसे ये कोई अपना है, ठीक है, ये कोई अर्थ है, अपनी अपनी अर्थ है ना। तो वो जो समझा रहे थे उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि पहले पूरी दुनिया के अंदर ये जो तुम्हारा जो जो लैंड वाला जो पार्ट है, जो स्थल वाला पार्ट है, वो एक ही हुआ करता था, जिसे कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता था? पेंजिया। पेंजिया कहा जाता था। जो आज आप लोग जितने भी 7 महाद्वीपों के नाम सुनते हो, वो 7 महाद्वीप जो है वो एक ही हुआ करते थे। संयुक्त रूप से उन्हें क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। ये बात एल्फ्रेड वेगनर कहते हैं। आगे एल्फ्रेड वेगनर फिर एक बात कहते हैं कि आज आप जितने भी महाद्वीपों, महासागरों के नाम सुनते हो, जितना आप आज पानी देख रहे हो, वो तमाम पानी पहले एक ही हुआ करता था, इसलिए उसे उस महासागर को कहते थे पैंथालासा। क्या कहा जाता था? पैंथालासा। क्या कहा जाता था? पैंथालासा। तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार हम लिखेंगे क्या? तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार क्या लिखेंगे? तो सबसे फर्स्ट
सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से, सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से, सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है, कहा जाता था। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कि सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था, तो पेंजिया कहा जाता था। अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि भी कोई टाइम के अंदर ये हुआ करता था। फिर अल्फ्रेड वेगनर फिर कहते हैं कि सभी महासागरों को संयुक्त रूप से, सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पैंथालासा कहा जाता था। सभी महाद्वीप तो एक जो सम्मिलित हुआ करते थे महाद्वीपों को तो क्या कहा जाता था, पेंजिया। और जितने भी महासागर हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, पैंथालासा। अल्फ्रेड वेगनर फिर आगे बढ़ते हैं और फिर एक थ्योरी देते हैं। वेगनर साहब कहते हैं कि ये जो पेंजिया जो है वो दो भागों के अंदर टूट जाता है। अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि कालांतर के अंदर, कई टाइम बाद के अंदर, बहुत लंबे टाइम की बात है, ये पेंजिया जो है दो भागों के अंदर टूट जाता है। कैसे टूटा, तो वो बताते हैं कि कैसे टूटा, कि भी ये जो पेंजिया है वैसे टूट जाता है। ऐसे टूट जाता है ये ना, दो भागों के अंदर टूट जाता है। ये पेंजिया जो है दो भागों के अंदर टूट जाता है। इस पेंजिया को दो भागों के अंदर टूट जाता है। ऊपर वाला कहता है अंगारा लैंड, ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग जो है उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। लैंड का मतलब भूमि होती है, लैंड का मतलब धरातल का वो टुकड़ा, वो क्षेत्र जिस जो जो वास्तविकता के अंदर एक जो है वो भौगोलिक रूप से हमें दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है, तो लैंड या फिर भूमि कहा जाता है। तो एल्फ्रेड वेगनर ये कहते हैं कि भी एक टाइम बाद के अंदर ये जो पेंजिया जो है वो दो भागों के अंदर टूट जाता है। और टूटने के बाद में आधा पेंजिया ऊपर रह जाता है, आधा पेंजिया बीच में रह जाता है, नीचे रह जाता है। और ये जो पानी है, जो जो तुम्हें महासागर जो दिख रहे हैं, वो पानी बीच में चला जाता है। यहाँ भी पानी चला जाता है, यहाँ भी क्या चला जाता है, पानी चला जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ये बात कहते हैं। अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि भी दो भागों के अंदर टूट जाता है, एक का नाम अंगारा लैंड, दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड है। ये बात अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं। बहुत टाइम बाद की बातें हैं कि भी बहुत टाइम बाद के अंदर टूटा था। तो आई होप आप लोगों को ऊपर वाली बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं ऊपर वाली जो बातें हैं वो अभी डिलीट करने वाला हूँ, मिटाने वाला हूँ। तो वो जब मैं ये जो मैं मिटाने वाला हूँ, तो इनकी जो बातें हैं वो यहाँ लिखने वाला हूँ, है ना। तो वापस देख लो एक बार कि एल्फ्रेड एल्फ्रेड वेगनर ये कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया के जो महाद्वीप जो है वो पहले एक ही हुआ करते थे, और पूरी दुनिया के महासागर जो है वो भी पहले एक ही हुआ करते थे। महाद्वीप जो एक ही हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था पेंजिया, और महासागर एक ही हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था पैंथालासा। उन्हें क्या कहा जाता था, पैंथालासा कहा जाता था। वर्तमान में भी कहा जाता है। पर वर्तमान के अंदर ये जो महाद्वीप जो है, ये पेंजिया जो आपको दिखाई दे रहा है, वो थोड़े थोड़े कई भागों के अंदर टूट जाता है। हम आगे इसका जिक्र जो है वो करने वाले हैं। तो पेंजिया पहले हुआ करता था, पैंथालासा संयुक्त महासागर को कहा जाता था, पेंजिया पूरे महाद्वीपों को कहा जाता था। ये बात अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं। कालांतर के अंदर जो है वो पेंजिया दो भागों के अंदर टूट जाता है, जिसके अंदर एक भाग जो बचता है ऊपर वाला उसे कहते हैं अंगारा लैंड, एक भाग नीचे वाला बचता है जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। ये बात अल्फ्रेड वेगनर बता रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं अल्फ्रेड वेगनर वो सुनना। तो देख लो, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है, और सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पैंथालासा कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो न, ये ऊपर वाला और ये सारा डिलीट कर रहा हूं मैं ना। अल्फ्रेड वेगनर अब और क्या कह रहे हैं कि कालांतर में, अल्फ्रेड वेगनर क्या कह रहे हैं कि कालांतर में, कालांतर में पेंजिया
दो भागों में विभाजित हो जाता है या दो भागों में टूट जाता है। पर शुद्ध हिंदी वाला जो शब्द है वो विभाजित है, तो कालांतर में पेंजिया दो भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में विभाजित हो जाता है? दो भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से? तो एक तो हो जाएगा अपने अंगारा लैंड, और एक हो जाएगा अपने गोंडवाना लैंड। एक अंगारा लैंड और दूसरा हो जाएगा गोंडवाना लैंड। अल्फ्रेड वेगनर फिर कहते हैं कि आज जो तुम्हें जो जो देश दिख रहे हैं कि भी कौन कौन से, तो वो बता रहे हैं एक तो अपने उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप, और एक उत्तरी एशिया। ये जो तुम्हें तीन जो महाद्वीप जो दिख रहे हैं, ये किसके पार्ट हुआ करते थे? तो अंगारा लैंड के पार्ट हुआ करते थे। ये बात अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि आज जो तुम लोग देख रहे हो कि भी उत्तरी अमेरिका, अमेरिका दो भागों में है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया, ये किसके पार्ट हुआ करते थे? तो अंगारा लैंड के पार्ट हुआ करते थे। अल्फ्रेड वेगनर फिर कहता है कि गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना। तो एक तो अपने अमेरिका, दक्षिण अमेरिका किससे बन गया? दक्षिण अमेरिका बना है अपने गोंडवाना लैंड से। फिर यूरोप के बाद में जो अफ्रीका, उसके बाद में एशिया के बाद में दक्षिण एशिया, दक्षिणी एशिया। फिर एक हो जाएगा अपने अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद में एक जो हो जाएगा उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो महाद्वीप जो है वो होने वाले हैं, अल्फ्रेड वेगनर ये कहते हैं कि आज आप उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया देख रहे हैं, वो अंगारा लैंड के पार्ट हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये किसके पार्ट है? तो गोंडवाना लैंड के पार्ट है। अल्फ्रेड वेगनर फिर कहते हैं कि आपको ये जो बीच वाली जो दरार दिखाई दे रही है, वो दरार नहीं है, उसे कहा जाता है भूसन्नति। भूगोल की भाषा में उसे भूसन्नति कहते हैं, अपने लिए ये दरारी है ना। तो भूगोल की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो भूसन्नति कहा जाता है। तो अल्फ्रेड वेगनर फिर कहते हैं अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य, गोंडवाना लैंड के मध्य भूसन्नति बन जाती है। क्या बन जाती है? भूसन्नति बन जाती है। ये बात कौन कहते हैं? अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं। वेगनर साहब फिर कह रहे हैं कि अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य भूसन्नति बन जाती है, और इस भूसन्नति के अंदर देखो इधर वाला पानी इसके अंदर चला जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है टेथिस सागर। क्या कहा जाता है? जिसे टेथिस, कई जगह इसका नाम है टेथिज, टेथिज या टेथिस सागर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि भाई अल्फ्रेड वेगनर नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसने ये कहा था कि भी सारे महाद्वीप जो है उन्हें संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है, सारे महासागर है उन्हें संयुक्त रूप से पैंथालासा कहा जाता है। ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर फिर कहता है कि कालांतर के अंदर पेंजिया जो है वो दो भागों के अंदर टूट जाता है। ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है अंगारा लैंड, वहीं दक्षिण वाला भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। अल्फ्रेड वेगनर फिर कहता है कि उन दोनों के बीच में एक दरार बन जाती है, जिसे कहा जाता है भूसन्नति। क्या कहा जाता है? भूसन्नति। अच्छा, इस भूसन्नति के अंदर पानी आ जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो इसलिए इसको कहा जाता है अपने टेथिस सागर अथवा टेथिज सागर। ये पता चल जाएगा तुम्हें। अब देखो अल्फ्रेड वेगनर और आगे बातें कहते हैं कि ये जो तुम अंगारा लैंड जो देख रहे हो, इससे आज क्या क्या बना है। जैसे आज उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और उत्तरी एशिया, ये किसके पार्ट माने जाते हैं? तो अंगारा लैंड के पार्ट जो है वो माने जाते हैं। वहीं गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन से पार्ट है? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, उसके अंदर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये पार्ट जो है वो किसके हैं?
तो ये गोंडवाना लैंड क्या है? 33 सागर आपको पता चली गया कि भी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य मध्य भूसन्नति को क्या कहा जाता है? तो 33 सागर कहा जाता है। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, वरना फिर चलते हैं हम आगे। अच्छा, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताने वाला था कि इसमें राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान बता दो कि भी अंगारा लैंड का हिस्सा है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। राजस्थान किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का या फिर गोंडवाना लैंड का? जाहिर सी बात है कि भी भारत खुद जो है वो दक्षिण एशिया का भाग है और राजस्थान भारत के अंदर है, इसलिए भारत जो है वो किसका भाग है? तो भारत हो जाएगा अपने गोंडवाना लैंड का भाग। किसका हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का। पर भारत के अंदर कुछ पार्ट जो है वो 33 सागर का भी है। भारत के अंदर कुछ भाग कैसे, जैसे जो है वो 33 सागर का है। तो ये ध्यान रखना है, पर ये ध्यान रखना है कि भारत अंगारा लैंड का भाग नहीं है। भारत किसका भाग नहीं है? अंगारा लैंड का भाग नहीं है। तो भारत किसका भाग है? तो भारत भाग है अपने गोंडवाना लैंड और 33 सागर का। अब हम जानते हैं राजस्थान की उत्पत्ति, कि भाई राजस्थान की स्थिति कहाँ है। राजस्थान की स्थिति कहाँ है? तो राजस्थान का निर्माण कहाँ कहाँ? तो एक तो अपने गोंडवाना लैंड, और एक अपना 33 सागर। 33 सागर को क्या कहा जाता है? तो 33 सागर को क्या कहा जाता है? 33 सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 33 सागर कहा जाता है। अब हम देखते हैं, एक तो गोंडवाना लैंड, एक तो गोंडवाना लैंड, और एक हो जाएगा अपने अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे पहला आता है अरावली। दूसरा आ जाता है अपने हाड़ौती। हाड़ौती वाला पार्ट और अरावली वाला पार्ट। इधर आ जाता है अपने मरुस्थल, और एक हो जाता है मैदानी भाग। मैदानी भाग। ये इतनी बातें अपने को ध्यान रखनी है कि भाई राजस्थान के अंदर, और मैं और मजेदार बात बताता हूँ कि भाई राजस्थान के अंदर जो है, राजस्थान के अंदर जो है वो अपने राजस्थान जो है वो गोंडवाना लैंड और 33 सागर से मिलकर जो है वो बना हुआ है। राजस्थान की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का निर्माण जो है वो गोंडवाना लैंड और 33 सागर पर होता है। अंगारा लैंड का राजस्थान या फिर भारत के अंदर भी कोई योगदान नहीं है। अंगारा लैंड का भारत और राजस्थान के अंदर कोई योगदान नहीं है, ये आप सभी को पता चल गया होगा। तो राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड और 33 सागर पर है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता देना चाहता हूँ कि गोंडवाना लैंड से राजस्थान के अंदर क्या क्या बना। तो एक तो अरावली और दूसरा हाड़ौती। गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना? अरावली और हाड़ौती। दूसरा अंगारा लैंड से राजस्थान के अंदर क्या क्या बना? तो एक तो मरुस्थल वाला पार्ट और एक मैदान वाला पार्ट जो किससे बना है? अपने अंगारा लैंड से बना है। और अंगारा लैंड क्या, सॉरी, 33 सागर से। ये मैंने अंगारा लैंड नाम गलत लिख दिया, 33 सागर याद रखना है। 33 सागर, 33 सागर, ये 33 सागर है भाई, अंगारा लैंड नहीं है। ये मैंने गलती से लिख दिया था, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ये 33 सागर है। कौन सा सागर है? 33 सागर है। तो गोंडवाना लैंड किस किस का, अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान का अरावली तथा हाड़ौती भाग निम्न में से किसका पार्ट है, अंगारा लैंड का अथवा गोंडवाना लैंड का, तो ये ध्यान रखना गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन कौन सा है? तो अरावली और हाड़ौती। वहीं 33 सागर का पार्ट कौन कौन सा है? तो मरुस्थल और मैदानी। मरुस्थल के अंदर पश्चिमी मरुस्थल से थार का डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। मैदानी भाग राजस्थान के अंदर जो नदियां जो बह रही है उनके द्वारा जो मैदान बनता है
वो मैदानी भाग किसका हिस्सा है? तो 33 सागर का है। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर जो हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल जो है वो यहाँ से बन सकता है, और कई एग्जाम के अंदर यहाँ से सवाल जो है वो पुटअप हुआ भी है। तो ध्यान रखना भी गोंडवाना लैंड जो कि अरावली तथा हाड़ौती का पार्ट है, वहीं 33 सागर मरुस्थल और मैदानी का पार्ट है, मैदानी भाग जो उसका पार्ट है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देना चाहता हूं कि भी सबसे पहले राजस्थान के अंदर कौन बना या फिर किस चीज का विकास हुआ, तो वो है अपने अरावली। अरावली जो राजस्थान के अंदर इतनी पुरानी है कि भारत का हिमालय पर्वत उससे भी कई अरब वर्ष पुरानी है अरावली। तो भारत के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर सबसे पुराना पार्ट अगर कोई है तो वो कौन सा है? अपने अरावली है ये। और ये क्रम वैसे है कि सबसे पहले अरावली बनी, अरावली के बाद में हाड़ौती वाला पार्ट बना, उसके बाद में मरुस्थल वाला पार्ट बना, और सबसे नया वाला पार्ट जो है वो है मैदानी भाग। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले कौन बना था? सबसे पहले वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ कि भी अरावली सबसे पहले बना, उसके बाद में हाड़ौती बना, फिर मरुस्थल बना और फिर मैदानी बना। तो ये ध्यान रखना, कई एग्जाम के अंदर इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो मरुस्थल वाला, सॉरी मैदानी वाला पार्ट। या राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, या प्राचीन भौतिक प्रदेश का कौन सा भाग है? तो अरावली अपने राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन है। चलो भाई, मुबारक हो आप सभी को, आप सभी का पहला चैप्टर जिसका नाम है राजस्थान की उत्पत्ति वो अपना कंप्लीट हो जाता है। तो मैं मेरा ये उत्तरदायित्व, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आप सभी को वो टॉपिक जो है एक बार फटाफट से रिवीजन करवा दूं। तो सबसे पहले हमने राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। हमने जाना था कि सबसे पहला जो पॉइंट है उसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसके अंदर हम 4 टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है राजस्थान की उत्पत्ति, सेकंड वाला है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, थर्ड वाला जो टॉपिक जो है वो होगा अपने राजस्थान की जो स्थिति और जो राजस्थान का विस्तार, और उसके बाद में फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो टॉपिक जो है उसका नाम है अपने राजस्थान की जलवायु। याद रह जाएंगे, फर्स्ट वाला राजस्थान की उत्पत्ति, सेकंड वाला राजस्थान की स्थिति और विस्तार, थर्ड वाला राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और फोर्थ वाला राजस्थान की जलवायु। फिर अपने अगला जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान के अंदर जो है वो जलीय भूगोल, जिसके अंदर हम कई टॉपिक कवर करेंगे राजस्थान की। सबसे पहला जो है राजस्थान के अपवात अंदर, जिसके अंदर नदियों को, सेकंड वाला है राजस्थान की झीलों, थर्ड वाला राजस्थान की सिंचाई को, फोर्थ वाला है राजस्थान के अंदर जो जलीय जो है वो नए जल संरक्षण के जो नए नए जो तकनीकी हैं उनके बारे में हम जो है वो इन 4 टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के जलीय भूगोल वाले पार्ट के अंदर। थर्ड वाला पार्ट जो है वो है अपना राजस्थान का जो है वो संसाधन भूगोल, जिसमें पहला टॉपिक हम करेंगे राजस्थान की मृदा, सेकंड वाला करेंगे हम राजस्थान के जो संसाधन है ना, खनिज, जिसे हम जो है वो धात्विक और अधात्विक के नाम से जानते हैं। थर्ड वाला हम पढ़ेंगे राजस्थान की वनस्पति, फोर्थ वाला राजस्थान के वन्य जीव और जैव विविधता के बारे में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में जो लास्ट वाला जो है उसका नाम है आर्थिक भूगोल, जिसमें पहला वाला पढ़ते हैं हम राजस्थान की कृषि, राजस्थान का पशुपालन, सेकंड पार्ट है जिसका नाम है राजस्थान के उद्योग, थर्ड वाला है राजस्थान की ऊर्जा से परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में हम जानते हैं। लास्ट वाला टॉपिक जो हमारा होगा उसका नाम होगा राजस्थान के पर्यटन। फिर हमने जाना था कि भी राजस्थान के अंदर या फिर एक भूगोल वेता है जिसका नाम है एल्फ्रेड वेगनर, और एल्फ्रेड वेगनर उन्होंने कहा था कि भी पूरी दुनिया के सारे महाद्वीप पहले एक ही हुआ करते थे जिन्हें पेंजिया के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया के सारे महासागर एक ही हुआ करते थे जिन्हें पैंथालासा के नाम से जाना जाता है। पेंजिया जो है वो बहुत टाइम बाद के अंदर 2 भागों के अंदर टूट जाता है, जिसका ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड तथा नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड कहा जाता है। वहीं अगर अंगारा लैंड की अगर हम बात करें तो अंगारा लैंड से क्या क्या बना है, तो वो बने हैं अपने उत्तरी अमेरिका, वहीं यूरोप और अपने उत्तरी एशिया, ये 3 पार्ट जो है वो अंगारा लैंड से बने हैं। और गोंडवाना लैंड से क्या बने हैं, तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अपने दक्षिणी एशिया, अंटार्कटिका और अपने जो ऑस्ट्रेलिया, ये 5-6 पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड से बने हैं। उनके बीच के अंदर एक दीवार, एक जो दरार आ जाती है, उस दरार को कहा जाता है भूसन्नति, और उस भूसन्नति को क्या कहा जाता है, 33 सागर, जिसे 33 सागर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि भी भारत की स्थिति कहाँ है। तो भारत जो है वो अंगारा लैंड का भाग ना होकर के गोंडवाना लैंड तथा 33 सागर का पार्ट है। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान भी और जो है वो गोंडवाना लैंड या फिर 33 सागर का पार्ट होगा।
तो राजस्थान के अंदर हम मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा थार का डेजर्ट, उसके बाद का है अरावली, उसके बाद का वो जो है वो है मैदानी प्रदेश, और उसके बाद में है हाड़ौती वाला पार्ट। पर अगर हम उसके सीक्वेंस से अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन बना, तो वो है अपने अरावली, फिर अपने हाड़ौती, फिर तीसरा है अपने मरुस्थल वाला पार्ट, और चौथा है अपने मैदान वाला भाग। तो राजस्थान के अंदर जो गोंडवाना लैंड से कौन सा बना, तो एक तो अरावली और एक हाड़ौती वाला भाग। वहीं राजस्थान के अंदर जो है वो, और जो तैतीस सागर जो है, 33 सागर से कौन कौन से पार्ट बने हैं, तो उसका नाम है अपने मरुस्थल और मैदानी भाग। इतने ही हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर पाए, और आज हमारा एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि अपना जो यूट्यूब चैनल है, उसके टेलीग्राम चैनल का एक लिंक जो है वो वहीं जो है वो अबाउट के अंदर जो ऐड किया हुआ है, तो आप फटाफट से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आपको क्या क्या फायदे होंगे वो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अपने आज जो है वो राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है। आपको कोई भी डाउट हो, कितने भी विषय पढ़ाए हुए कैसा भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं, है ना, आप पूछ सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी वाली बात ये कि आप जब उसको ज्वाइन करोगे, तो इस वाले में से कोई भी सवाल कैसे भी किसी भी परीक्षा के अंदर आया हुआ है, तो वो हम आपके लिए मेहनत करके ढूंढ के वहां डाल देंगे। तो फटाफट से जाकर के आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, या फिर अपने सहपाठियों को ये जो वीडियो का जो लिंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि भी स्टूडेंट जो है वो उसको हमारे तरफ से कितनी हेल्प जो है वो हो रही है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़े हैं। आज हम राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में जिक्र किया है। कल के बारे में हम, कल वाला जो अगला जो टॉपिक होगा राजस्थान की स्थिति और विस्तार का, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम खींचेंगे कल से सिलेबस को। आज हमने सिलेबस के बारे में जाना था। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।